जय हिंद दोस्तों। दरोगा एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आप लोग का प्रारंभिक परीक्षा का डेट आ चुका है। 17 दिसंबर को एग्जाम है और आप लोग को पता है कि अब जो है 20 दिन से भी कम समय आप लोगों के पास बचा है। तो बचे हुए समय में जो है, जो पढ़ने वाले लड़के होते हैं ना, वो ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। मतलब उनको लगता है ना कि मेरा ये टॉपिक छूटा हुआ है, ये टॉपिक छूटा हुआ है, ये पढ़ना है, इतना पढ़ना है। मतलब वो इतना ज्यादा मतलब कंटेंट को कलेक्ट करके रखे होते हैं कि एग्जाम के टाइम में इसको पढ़ लेंगे। उस चक्कर में जो उनका अच्छा तैयारी रहता है वो बिगड़ जाता है। तो दोस्तों, अभी जो बचा हुआ 19 दिन, अब तो आज 27 तारीख हो गया, तो आज से 19 दिन बचा हुआ है। तो मैं रिवीजन का मास्टर प्लान लेके आया हूँ, जो कि सब्जेक्ट वाइज होगा। अभी मैं हिस्ट्री का जो रिवीजन कैसे करना है, चंद घंटों में कैसे करना है, पूरा हिस्ट्री को एक साथ रिवाइज, जहां से कि प्रश्न पूछे जाते हैं, अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। अब देखिए दोस्तों, तैयारी देखिए, एग्जाम में जो 100 क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो उसमें से 70 क्वेश्चन यदि आप सही करके आते हैं तो आपका रिजल्ट तो पक्का हो जाता है। तो उसी 70 क्वेश्चन के लिए पढ़ना है, ना कि वो 30 क्वेश्चन के लिए पढ़ना है जो कि मुझे नहीं पता है। बहुत सारा अब जो है बचे हुए समय में नया टॉपिक आप लोग बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। जो पढ़ा हुआ चीज है उसी को बार बार रिवाइज करेंगे, नया चीज पढ़ने से बचेंगे। और जो पढ़े हुए हैं उसमें से भी अब आपको छान छान के पढ़ना है, चुन चुन के पढ़ना है। सब चीज तो आप पढ़ नहीं सकते, क्योंकि अब आप 3 ही काम कर सकते हैं प्री के लिए। पहला, जो आप पढ़े हैं, जो नोट्स पढ़े हैं या जो बुक पढ़े हैं, उसका रिवीजन करना है। दूसरा, सेट प्रैक्टिस एकदम गर्दा कर देना है, जितना आपसे बच सकता है। मैं तो पहले भी बताया था कि जिससे होता है 2 सेट डेली बनाए, या आप मान लीजिए कोई 1 सेट बना रहे हैं। मतलब जितना आपका स्ट्रेंथ है, जिस अनुसार आप मार सकते हैं, उतना सेट बनाइए। और तीसरा, करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स को जो है एकदम धड़ल्ले से रगड़ जाइए दोस्तों। अभी भी आपके पास पर्याप्त समय है। करंट अफेयर्स के लिए 15 दिन काफी होता है। यदि अभी तक भी आप करंट अफेयर्स शुरू नहीं किए हैं तो अभी भी आप शुरू कीजिए। मैं वादे के साथ कहता हूं, यदि 30 करंट अफेयर्स पूछा जाएगा तो उसमें से आपका 25 जरूर सही होगा, यदि आप 15 दिन सही से करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, मैं जो है एक बनाया हूँ मैप, किस तरह से जो है आपको रिवाइज करना है हिस्ट्री को। मैं कुछ टॉपिक को शॉर्ट लिस्ट किया हूँ, आप देख सकते हैं। तीनों सेगमेंट को अलग अलग करके, ये आपका जो है प्राचीन इतिहास रहेगा, फिर मध्यकालीन रहेगा, इधर आपका जो है आधुनिक के लिए भी मैं कुछ टॉपिक को शॉर्ट लिस्ट किया हूं। ये वैसे टॉपिक होंगे जिसमें मैक्सिमम प्रश्न इसी टॉपिक से देखे जाएंगे। आप एग्जाम दे के आना और उसके बाद ये वीडियो देखना कि आपका कौन सा प्रश्न किस टॉपिक से और कहां कहां से पूछा गया था। मैं दावे के साथ तो नहीं कर सकता हूं, लेकिन आप उस समय आपको पता चलेगा। ये ऐसा थोड़ी मैं विशेषज्ञ हूं कि हाँ ये क्वेश्चन आने वाला है, वो क्वेश्चन आने वाला है। लेकिन आप टॉपिक देख लेना, 100% आपके उस टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे और आपका जो है रिजल्ट होगा। तो जो दोस्त तैयारी अच्छे से कर चुके हैं, देखिए अभी वही लड़के पढ़ सकते हैं जिनका तैयारी अच्छा है, जो पढ़ चुके हैं। जो नहीं पढ़े हैं वो अब नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि वो किताब लेके बैठेंगे तो उनका जो है सर चकराने लगेगा कि क्या पढ़ूं क्या पढ़ूं। इस चक्कर में उनका पढ़ाई नहीं, अब भी पढ़ाई उन्हीं का होगा जो कि सब कुछ तैयार करके रखे हैं। और आपका कुछ टॉपिक छोटा होगा, उसको छोटा मोटा जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको कवर कर लेंगे, लेकिन ज्यादा फोकस करेंगे पढ़े हुए चीज को पढ़ने में। नया चीज अब बिल्कुल ना पढ़े। और जो है ये आपके मतलब आपके भविष्य का जो है, आपकी जिंदगी का जो है एक अहम इम्तिहान है। तो इसको जो है ऐसे ही नाहक बर्बाद ना करें। कभी कभी होता है कि लड़के पढ़ने में बहुत तेज रहते हैं, बहुत इंटेलिजेंट रहते हैं, लेकिन परीक्षा के समय में कुछ ऐसा गलती कर बैठते हैं जिससे उनका जो है 1 नंबर और 2 नंबर से उनका जो है रिजल्ट छूट जाता है। तो ये 15 दिन जो है आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। आप किस तरह से इसको जो है निकालते हैं ये डिपेंड करता है। तो आइए दोस्तों, मैं सबसे पहले ये देख सकते हैं रिवीजन का मास्टर प्लान। आपको दिख रहा होगा बिहार दरोगा रिवीजन का मास्टर प्लान जो है मैं लेके आया हूं। इसमें आपको टॉपिक दिख रहा होगा। तो मेरे पास तो अभी बोर्ड वगैरह है नहीं, तो मुझे बहुत दिक्कत हो रहा है वीडियो बनाने में। लेकिन इसका जो है क्वेश्चन का जो है मैं पीडीएफ
टेलीग्राम में डाल दूंगा और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अभी जो है मैं आपको समझा देता हूं कि कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है और किस टॉपिक से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। बहुत सारे टॉपिक्स, सिलेक्टेड टॉपिक्स ऐसे हैं वहां से प्रश्न निश्चित है। समझ गए दोस्तों? तो सबसे पहले मैं बता देता हूं कि 17 दिसंबर को जो एग्जाम है, तो इतिहास में जो है लगभग 15 से 16 क्वेश्चन जो है आपके हिस्ट्री से पूछे जाएंगे, जो कि निर्णायक हो गए आपके रिजल्ट के लिए। तो 15 क्वेश्चन में प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक में बांट दीजिएगा, तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है वो आधुनिक से पूछा जाता है। अब बोलिएगा आधुनिक भारत होता क्या है? तो 1707 औरंगजेब की मृत्यु के बाद का जो इतिहास है वो आधुनिक भारत का इतिहास कहा जाता है। तो 1707 से लेकर 1947 तक के इतिहास से जो है ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है। लगभग यदि 15-16 क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो उसमें 8 से 9 क्वेश्चन जो है वो आधुनिक भारत से पूछे जाएंगे, और उसका सिलेबस भी बहुत छोटा है, तो उसको आप चाहे तो यूं 1 से 2 दिन में आप कवर कर सकते हैं। वही कवर कर सकते हैं जो तैयार किए हैं, जो पढ़े हैं, और आप जिस नोट्स से पढ़ रहे हैं, जिस बुक से पढ़ रहे हैं, उसी से उसका रिवीजन भी करेंगे। जो लुसेंट पढ़ रहे होंगे वो लुसेंट से करेंगे, जो क्लास नोट से पढ़ रहे होंगे वो क्लास नोट से करेंगे, जो क्राउन से पढ़ रहे होंगे वो क्राउन से करेंगे, और अदर जो भी बुक पढ़ रहे हैं। मैं सिर्फ यहाँ टॉपिक बताते जा रहा हूँ, आप लोग भी अपना नोटबुक और पेन निकालिए और टॉपिक को लिखते चले जाइए। तो सबसे पहले मैं प्राचीन भारत से शुरू करता हूं दोस्तों। तो प्राचीन भारत से 4 से 5 क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। अब 4 से 5 क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे, तो कौन कौन टॉपिक जो संभावित टॉपिक है जहां से प्रश्न आता है? तो इतिहास के स्रोत, इतिहास के स्रोत में क्या क्या है दोस्तों? तो वेद, आप लोग जानते होंगे चारों वेद के बारे में, उसके बारे में आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे। फिर पुराण हो गया, विदेशियों का यात्रा वृत्तांत, विदेशी लोग जो आए थे तो बहुत सारा बुक लिखे थे, उस बुक से जो है डायरेक्ट प्रश्न पूछ दिया गया था 2020 में। 2020 में मैं जो एग्जाम दिया था 24-46 प्री का, तो उसमें जो है डायरेक्ट 1-2 क्वेश्चन इससे आया था। आप क्वेश्चन बैंक उलट के देख लेना। तो ये तीनों टॉपिक जो है, वेद, पुराण और विदेशियों का यात्रा वृत्तांत, ये आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे, अच्छे से याद कर लेंगे। उसके बाद महत्वपूर्ण अभिलेख भी होगा दोस्तों, बहुत सारा अभिलेख है। वो अभिलेख किस राजा से संबंधित है और उस अभिलेख में किस चीज का चर्चा है, ये आप जरूर देख लेंगे। इससे जो है एक क्वेश्चन रहता ही रहता है, तो आप लोग बिल्कुल इसको नेग्लेक्ट नहीं करेंगे। जिनको याद है वो भी दोबारा रिवाइज कर लेंगे, जिनको नहीं याद है वो जाके याद कर लेंगे। उसके बाद सिंधु सभ्यता में चलेंगे दोस्तों। सिंधु सभ्यता एक बहुत बड़ा चैप्टर माना जाता है, तो जिनका तैयार है उनको तो खैर एक बार रिवाइज करना है, जिनका तैयार नहीं है उनके लिए मैं कुछ सिलेक्टेड टॉपिक बता रहा हूं। उसमें जो प्रमुख स्थल होता है दोस्तों, और किस नदी के किनारे बसा होता है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है। तो प्रमुख स्थल और वो स्थल जो है किस नदी के किनारे है, और उसके उत्खनन करता, मतलब उसका जो है उत्खनन करता कौन है, कहने का मतलब है कि उसका खोज कौन किया, ये आप लोग देख लेंगे। उसके बाद बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा भी आता है सिंधु सभ्यता से जो प्राप्ति स्थल पूछा जाता है। जैसे सूती वस्त्र का प्रमाण कहाँ से मिला है, हाँ, तो मटका बनाने का प्रमाण, मनका बनाने का प्रमाण कहाँ से मिला है, ये आपका जो है बंदरगाह कहाँ है, स्नानगार कहाँ है, अन्नागार कहाँ है, ये सब क्वेश्चन जो है प्राप्ति स्थल पूछा जाता है। तो सिंधु सभ्यता में ये 2-3 बात याद रखेंगे। पहला प्रमुख स्थल नदी, उसके उत्खननकर्ता, और ये प्राप्ति स्थल जो कि कहाँ से किस चीज का प्रमाण मिला है। इतना चीज आप देख लेंगे। पूरा टॉपिक नहीं भी पढ़ेंगे, यदि आपके पास समय नहीं है तो इतने से मुझे लगता है कि आपका जो है प्रश्न टैली कर जाएगा। उसके बाद वैदिक सभ्यता है दोस्तों। तो वैदिक सभ्यता को आप लोग देख लेंगे। उसमें जो है नदी और नदी का पूर्व नाम जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और कुछ देवताओं का जो, कुछ देवताओं के बारे में चर्चा किया गया है कि वर्षा का देवता कौन है, तो हवा का देवता कौन है, ये सब है ना। तो देवता वाले टॉपिक को आप अच्छे से कर लेंगे, और नदी वाला जो है वो भी आप अच्छे से कर लेंगे। समझ गए दोस्तों? तो वैदिक सभ्यता को भी एक बार आप लोग देख लेंगे। फिर महाजनपद आ जाता है। तो महाजनपद से जो है एक क्वेश्चन आपका फिक्स रहता है। तो महाजनपद में कुछ नहीं पढ़ना है दोस्तों, महाजनपद का सिर्फ आप राजधानी याद कर लेंगे। महाजनपद के राजधानी याद करेंगे तो उससे आपका एक क्वेश्चन जो है फिक्स है। उसके बाद जैन और बौद्ध आ जाता है। तो जैन और बौद्ध से भी एक एक क्वेश्चन फिक्स है एकदम।
और इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछा जाता है दोस्तों, वो 3 गो बौद्ध संगति हुआ और 2 जैन संगति हुआ, उससे प्रश्न पूछ दिया जाता है। तो बौद्ध संगति तीनों याद कर लेंगे, किस राजा के शासन काल में हुआ था, कहाँ हुआ था, उसका अध्यक्षता कौन किया था और कब हुआ था, टेबल बना के आप याद कर लेंगे। उसी तरह जैन संगति में भी याद कर लेंगे। बाकी गौतम बुद्ध के बारे में, महावीर स्वामी के बारे में आप लोग अच्छे से देख लेंगे। ये सब टॉपिक मुझे आशा है कि आप लोग कंप्लीट कर लिए होंगे, लेकिन मैं बता रहा हूं कि यहाँ से प्रश्न आने का संभावना है, तो उसको आप लोग जो है अच्छे से फोकस कर लेंगे। उसके बाद मगध का उत्कर्ष, तो मगध का उत्कर्ष में सबसे पहले मौर्य वंश आता है दोस्तों। तो मौर्य वंश में बहुत सारे राजा के बारे में चर्चा है, चंद्रगुप्त मौर्य, अजातशत्रु, अशोक, है ना। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो उसमें हो जाता है चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक। चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ना तो सब है, यदि आपका पढ़ा हुआ है तो रिवीजन करने के दौरान सबको रिवीजन कर लीजिए, लेकिन यदि आपके पास उतना समय नहीं है, आपको पढ़ने का जो है पहले से पढ़ा हुआ नहीं है, आप जल्दबाजी में निकलना चाहते हैं, तो केवल आप चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक को एकदम अच्छे से पढ़ लेंगे। खास करके अशोक का जो 13 शिलालेख था, 14 शिलालेख था, 14 शिलालेख को आप अच्छे से पढ़ लेंगे। और अशोक के प्रशासन, मतलब मौर्य प्रशासन जो है, उसको भी आप अच्छे से पढ़ लेंगे, वहां से क्वेश्चन रहता है। उसके बाद हम लोग चलेंगे शुंग, कण्व और सातवाहन वंश। आगे चलिएगा, ब्राह्मण, जो ब्राह्मणों का उत्कर्ष हुआ था, उसमें शुंग, कण्व और सातवाहन पढ़ने को मिलेगा। तो ये में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सातवाहन हो जाता है। तो सातवाहन को आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। सातवाहन कहा जाता है कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत को जोड़ने का काम किया था। सातवाहन से ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि शीशे का सिक्का, तांबे का सिक्का, प्रोटीन का सिक्का, ये सब सातवाहन के द्वारा किया गया था। सातवाहन का जो है मातृसत्तात्मक साम्राज्य हुआ करता था। तो सातवाहन से बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, तो सातवाहन को आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे। उसके बाद यवन आक्रमण आता है दोस्तों, हिंद यूनानी आया था, उसके बाद शक, पल्लव और कुषाण आया था। तो कभी कभी जो है ना दोस्तों, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया जाता है उसके आने का क्रम। तो सबसे पहले हिंद यूनानी, उसके बाद शक, फिर पल्लव, फिर कुषाण। तो इसमें सबसे ज्यादा प्रश्न जो बनता है वो कुषाण वंश से बनता है, जिसका शासक कनिष्क हुआ करता था। तो आप लोग जो है कुषाण को बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे। कुषाण जो है वीवीआई है, खास करके कनिष्क, कनिष्क जो रेशम मार्ग चीन से शुरू किए थे। तो ये सब क्वेश्चन बहुत बन जाता है, तो आप लोग अच्छे से देख लेंगे। उसके बाद संगम युग में चलेंगे। तो संगम युग जो हुआ था, 3 संगम हुआ था। तीनों संगम जो है वो आपका दक्षिण में हुआ था, अगस्त ऋषि के अध्यक्षता में हुआ था तीनों संगम। तो उसके बारे में भी आप लोग अच्छे से देख लेंगे। संगम से ज्यादा मतलब यदि पूछेगा तो वही संगम, जो तीनों संगम हुआ था उसके बारे में पूछ देता है। कभी कभी उसका साम्राज्य, चोल, चेर, ये सब जो हुआ करता था इसके बारे में, तो आप लोग यहाँ भी थोड़ा सा झलकियां दे देंगे। उसके बाद चलेंगे गुप्त में। तो गुप्त वंश को भी देख लेंगे आप लोग। गुप्त वंश में सबसे ज्यादा जो है उसका चंद्रगुप्त द्वितीय से प्रश्न पूछ दिया जाता है, समुद्रगुप्त से प्रश्न पूछ दिया जाता है, कभी कभी इसके प्रशासन से भी प्रश्न पूछ दिया जाता है। तो ये भी टॉपिक जो है कभी कभी प्रश्न बन जाता है, तो गुप्त को भी आप लोग नेग्लेक्ट नहीं करेंगे, गुप्त को पढ़ लेंगे। उसके बाद आएंगे पुष्यभूति वंश में। तो पुष्यभूति वंश में दोस्तों सबसे ज्यादा प्रश्न हर्षवर्धन से पूछा जाता है। हर्षवर्धन, जिसको शिलादित्य और परम भट्टारक का उपाधि दिया गया था। हर्षवर्धन जो है खुद 3 बुक का रचना किए थे। वो क्या था, नागानंद था, और क्या था, 3 बुक अभी भूल रहे हैं दोस्तों। और इनके दरबार में जो है कादम्बरी नामक कवि हुआ करते थे, जो कि कादम्बरी, हाँ, बाणभट्ट हुआ करते थे, जो कादम्बरी नामक पुस्तक की रचना किए थे। तो और इन्हीं के समय में, हर्षवर्धन के समय में ही ह्वेन सांग जो है भारत आए थे। तो ये सब प्रश्न बन जाता है, तो हर्षवर्धन को आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे। उसके बाद दक्षिण के राजवंश में चलेंगे। तो दक्षिण के राजवंश में पल्लव में खास करके नरसिंह वर्मन प्रथम और नरसिंह वर्मन द्वितीय से प्रश्न बराबर पूछा जाता है। उसके बाद चोल को भी आप लोग पढ़ लेंगे और राष्ट्रकूट को पढ़ लेंगे। बहुत सिलेक्टेड टॉपिक है दोस्तों ये सब। उसके बाद पाल वंश जो है, मुंगेर पे जो शासन किया था, मुंगेर उसका राजधानी था, गोपाल उसका संस्थापक था। ये सब कॉमन प्रश्न कभी कभी बन जाता है। फिर कश्मीर के राजवंश पढ़ लेंगे दोस्तों। कश्मीर में कारकोट वंश, उत्पल वंश और लोहार वंश, तीनों वंश शासन किया था।
2020 में जब 2019 में जो 2446 का एग्जाम हुआ था प्री का, उसमें डायरेक्ट प्रश्न पूछ दिया था कारकोट वंश किस राज्य में शासन किया था, तो कश्मीर में किया था। उस समय मेरा ये प्रश्न गलत हो गया था। यदि आप लोग ये सब पढ़ के जाएंगे तो गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। तो ये दोस्तों आपका प्राचीन इतिहास जो है वो खत्म हो गया। अब हम लोग चलते हैं मध्यकालीन में। तो मध्यकालीन का इतिहास शुरू होता है 712 ईस्वी से 1707। मोहम्मद बिन कासिम जब अरब आक्रमण किए थे उस समय से शुरू हो जाता है। तो अरबों का आक्रमण से शुरू करना है दोस्तों। तो इसमें जो है मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी के बारे में बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ लेंगे। उसके बाद प्रवेश करेंगे दिल्ली सल्तनत में। दिल्ली सल्तनत में आप लोग पता होगा गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। गुल खिला तुम सूंघ लो, गुल खिला तुम सूंघ लो। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे। यहाँ से तो आप लोग को पता ही है, प्रश्न बनता ही बनता है। तो गुलाम वंश में सबसे ज्यादा प्रश्न जो है ऐबक इल्तुतमिश और बलबन से बनता है। तो ऐबक इल्तुतमिश और बलबन को कुछ ज्यादा अच्छा से देख लेंगे, बहुत ज्यादा अच्छा से पढ़ लेंगे। खिलजी वंश में अलाउद्दीन खिलजी से ज्यादा प्रश्न बनता है। तुगलक वंश में है मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक से ज्यादा प्रश्न बनता है। सैयद वंश तो इतनी सा टॉपिक है दोस्तों, तो उसको तो आप देख ही लेंगे। लोधी वंश में जो है बहलोल लोधी जो उसका संस्थापक था और सिकंदर लोधी से प्रश्न बनता है, तो इसको भी आप लोग देख लेंगे। उसके बाद इसका प्रशासन से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो मोटा मोटी दिल्ली सल्तनत आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे मध्यकालीन में, और गुलाम वंश भी आप लोग बहुत अच्छे से। मध्यकालीन में यही दो चैप्टर मेन है दोस्तों, दिल्ली सल्तनत और गुलाम वंश। उसके बाद विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य भी पढ़ने का है। तो विजयनगर साम्राज्य में 4 वंश शासन किया था। कभी कभी ये चारों वंश का क्रम ही पूछ दिया जाता है, तो मैं एक बार बता देता हूँ। संगम वंश, उसके बाद सालू वंश, उसके बाद तुलु वंश और उसके बाद अराबिडु वंश। तो इसमें जो सबसे प्रतापी राजा हुए थे वो कृष्णदेव राय हुए थे, जहां से प्रश्न ज्यादा बनता है। कृष्णदेव राय जो तुलु वंश के थे, तो इन्हीं से ज्यादा प्रश्न बनता है। तो आप लोग कृष्णदेव राय को ज्यादा फोकस करेंगे। उसके बाद बहमनी साम्राज्य में जो है आदिल शाही, निजाम शाही, इमाद शाही, कुतुब शाही, बरीद शाही, और इसका संस्थापक जो है और इसका जो है स्थान, ये सब याद कर लेंगे। इससे ज्यादा प्रश्न जो है कभी कभी आदिल शाही वंश के संस्थापक ही पूछ दिया जाता है, उसका राजधानी ही पूछ दिया जाता है। समझिए दोस्तों। फिर विजयनगर आने वाले प्रमुख विदेशी यात्री भी पूछा जाता है। उसमें जो है केडीआर के समय में 3 गो विदेशी यात्री आए थे। फिर आपका जो है कृष्णदेव राय के समय में 3 गो आए थे, और ऊपर में 2 शासक है उसके समय में भी 2। तो जो विदेशी यात्री आए थे वो आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे, वहां से प्रश्न जो है पूछ दिया जाता है। उसके बाद भक्ति आंदोलन और सूफी संत, ये दोनों भी आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। भक्ति आंदोलन में जो 4 मत दिया गया है, अद्वैतावाद, द्वैतावाद, द्वैताद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, ये सब जो है आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे। यहाँ से प्रश्न जो है पूछ दिया जाता है। और सूफी संत भी आप लोग जो है बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, एक बार रिवाइज करना है दोस्तों। फिर मुगल काल तो मैंने बता ही दिया हूं कि मुगल काल जो है बहुत अच्छे से पढ़ना है, जिसमें बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब का है। इसमें जो है ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है बाबर से, अकबर से और औरंगजेब से। कभी कभी शाहजहां से भी पूछा जाता है। तो कहने का तो हम बोल दिए कि ये सिलेक्टेड है, और वाकई प्रश्न यहीं से ज्यादा बनता है। लेकिन ऐसा नहीं है, कभी कभी जहांगीर से भी प्रश्न पूछ देगा, कभी कभी जो है आपका शाहजहां से भी प्रश्न पूछ देगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। आप जो है दिल्ली सल्तनत और मुगल काल को एकदम गहराई से पढ़ेंगे, एकदम अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद उसका प्रशासन को भी पढ़ेंगे, उसके स्थापत्य कला को पढ़ेंगे, उसके रचना को पढ़ेंगे। जो उसके दरबार में कवि थे, लेखक थे, वो कौन कौन सा बुक लिखे थे। कभी कभी बुक से ही डायरेक्ट प्रश्न पूछ दिया जाता है। तो स्थापत्य कला और रचना कलाकृति जो है वो दिल्ली सल्तनत और मुगल काल दोनों का आप लोग अलग से एक नोट्स बना लीजिए और दीवार में चिपका दीजिए। उसको आप एक बार डेली देखिए। जैसे आपका दिल्ली में जो है आपका लाल किला है, फिर कुतुब मीनार है, फिर यहाँ ताजमहल है। ये सब कौन बनवाया, किस शैली में बना हुआ है, कब बना है, किसके याद में बनवाया गया है ना। हुमायूं का मकबरा जो दिल्ली में है, ये सब जो है पूछा जाता है। बहुत यहाँ से प्रश्न बन जाता है। ट्रेंड जो है थोड़ा सा चेंज हो गया है। अब डायरेक्ट प्रश्न न पूछ के जो है कला, स्थापत्य कला, रचना और कलाकृति से जो है प्रश्न पूछ दिया जाता है। तो इसको आप लोग ध्यान देंगे। उसके बाद मराठा, तो मराठा में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो
शिवाजी और शिवाजी का जो मंत्रिमंडल था अष्टप्रधान, 8 मंत्री के बारे में आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे। उसके बाद शिवाजी के उत्तराधिकारी और शिवाजी के उत्तराधिकारी और उसके साथ साथ जो पेशवा सब था उसके बारे में भी आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे, वहां से प्रश्न पूछा जाता है। फिर उनका अंग्रेज से जो संघर्ष हुआ था उसके बारे में भी पूछा जाता है, तो मराठा साम्राज्य को आप लोग बहुत अच्छे से देख लेंगे। उसके बाद दोस्तों मध्यकालीन खत्म हो गया, अब हम लोग देखेंगे आधुनिक भारत। देख सकते हैं आधुनिक भारत में भी कुछ जो है टॉपिक हम लोग सेलेक्ट किए हैं, उसको आप लोग अच्छे से मैं बता देता हूं कि कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। तो आधुनिक भारत जो है वो औरंगजेब की मृत्यु के बाद, मतलब 1707 से 1947 का इतिहास है। तो उसमें सबसे उत्तर मुगल काल से दोस्तों एक क्वेश्चन फिक्स होता है, हर बार एक क्वेश्चन वहां से जो है पूछा ही जाता है। तो बहुत वीवीआई टॉपिक है, उत्तर मुगल काल को आप लोग अच्छे से देख लेंगे। उसके जो बहुत बार उसका क्रम भी पूछ दिया जाता है, तो उसका जो राजा हुआ था उसका क्रम आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे। फिर भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, पुर्तगाली आया था, फ्रांसीसी आया था, डच आया था, है ना, स्पेनिश आया था, डेनिश आया था। ये सब जो है आप लोग अच्छे से आने का क्रम याद कर लेंगे, कंपनी कब बनाया था, राजधानी कहाँ बनाया था, है ना, ये सब अच्छे से पढ़ लेंगे। फिर उसका जो संघर्ष हुआ था यहाँ के स्थानीय राजाओं से, उसको आप लोग अच्छे से देख लेंगे। मतलब भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन से भी 1 से 2 प्रश्न बनता ही बनता है। उसके बाद बंगाल के नवाब हम लोग पढ़ेंगे, तो बंगाल के नवाब में खासकर सिराजुद्दौला, मीर कासिम और मीर जाफर के बारे में आप लोग बहुत अच्छे से देख लेंगे। उसके बाद उधर जाइएगा दक्षिण में दोस्तों, तो मैसूर पढ़ना है आपको, टीपू सुल्तान के बारे में पढ़ना है। फिर जो युद्ध हुआ था दोस्तों और संधि हुआ था, 3 युद्ध हुआ था, आंग्ल मैसूर, प्रथम आंग्ल मैसूर, द्वितीय आंग्ल मैसूर, तृतीय आंग्ल मैसूर, वो सब आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे। और किस संधि के तहत समाप्त हुआ था, चतुर्थ आंग्ल मैसूर, 4 आंग्ल मैसूर हुआ था दोस्तों, सभी को आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे और उसका संधि सहित याद कर लेंगे, यहाँ से भी प्रश्न बन जाता है। उसके बाद सिख के बारे में पढ़ेंगे, 10 सिख गुरु हुए थे, उनका क्रम आप लोग याद कर लेंगे कि सबसे पहले गुरु नानक हुए थे, फिर गुरु अंगद हुए थे, फिर अमरदास हुए थे, फिर रामदास हुए थे, फिर अर्जुन देव हुए थे, फिर तेग बहादुर हुए थे, फिर हर किशन हुए थे, फिर हर राय हुए थे, फिर 9वां गुरु कौन थे, 9वां गुरु तेग बहादुर थे, छठा में जो है वो हर गोविंद थे, छठा में हर गोविंद थे, 9वां में तेग बहादुर थे और 10वां में गुरु गोविंद सिंह जो कि लास्ट थे। तो ये 10 गुरु के बारे में आप लोग क्रम से याद कर लेंगे। फिर उनका कार्य, वो आए तो क्या क्या सुधारात्मक कार्य किए, कौन कौन सी प्रणाली शुरू किए, ये सब आप लोग अच्छे से देख लेंगे। उसके बाद उनके उत्तराधिकारी का भी इतिहास आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे। तो सिख भी खत्म। फिर सिख भी जो है वो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध अंग्रेजों के साथ हुआ था, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध भी हुआ था जो कि लाहौर की संधि और भैरोवाल की संधि के तहत समाप्त हुआ था। इसको भी आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे। अब हम लोग घुसेंगे दोस्तों गवर्नर, गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय के तरफ। तो इसमें बहुत सारे दोस्तों को कंफ्यूज होता है कि गवर्नर, गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर जनरल और भारत के वायसराय में अंतर क्या है। तो 1757 से 1772 तक जो था वो बंगाल का गवर्नर हुआ करता था। उसके बाद 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट आया तो बंगाल का गवर्नर जो है उसको गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो 1772 से 1829 तक वो रहा। फिर 1833 में जो अधिनियम बना उसके तहत जो है बंगाल के गवर्नर जनरल को जो है वो भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो 1829 से 1858 तक जो है भारत का गवर्नर जनरल चला। फिर 1858 में जो अधिनियम आया उसके तहत जो है भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बना दिया गया, जो कि 1858 से 1947। उतना समय नहीं है दोस्तों हमको व्याख्या करने का, बस मैं एक समझा दे रहा हूँ। इसमें जो कुछ कुछ गवर्नर है उनको आप लोग को अच्छे से पढ़ लेना है। जैसे गवर्नर में क्लाइव हो गया, गवर्नर जनरल में आएंगे तो वारेन हेस्टिंग्स, कॉर्नवालिस, वेलेस्ली, लॉर्ड हेस्टिंग्स। उसके बाद गवर्नर जनरल में आएंगे तो विलियम बेंटिक और डलहौजी को आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे। फिर वायसराय में आएंगे तो आप लोग कैनिंग को, लिप्टन को, लॉर्ड रिपन को, लॉर्ड कर्जन को, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय को और इरविन वेलिंगटन लिनलिथगो, मतलब इरविन के बाद जो भी वायसराय आए उनके सबके बारे में आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे, क्योंकि वहां से जो है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास कुछ ज्यादा वृहत हो गया था, तो वहां से प्रश्न ज्यादा बन जाता है। तो वो तीनों वायसराय जो इरविन के बाद आए थे वो सभी के बारे में आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे। बाकी जो है यहाँ से आपका जो क्वेश्चन बनता है जनजातीय आंदोलन और किसान आंदोलन, यहाँ से भी प्रश्न बनता ही बनता है। एक प्रश्न इसमें फिक्स है, देखिए मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, 1 क्वेश्चन फिक्स।
यहाँ से एक क्वेश्चन फिक्स है, इसमें याद क्या करना है, उसका नेता, उसका प्रभावित क्षेत्र, समझ गए। तो जनजातीय आंदोलन और किसान आंदोलन को आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे। फिर 1857 की क्रांति आती है, ज्यादा बड़ा टॉपिक है ना, उसको आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे, कौन सा क्षेत्र में किसका प्रभाव था, है ना। और इसमें से जो है कथन पूछ लिया जाता है कभी कभी, तो उसके बारे में किनका क्या कथन था, वो कथन भी आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे। फिर दोस्तों भारत का स्वतंत्रता संघर्ष शुरू हो जाता है, किस तरह से जो है भारत का स्वतंत्र, वो लुसेंट में आप लोग जाएंगे तो भारत का स्वतंत्रता संघर्ष जो है एक लंबा टॉपिक है, और उसको आप लोग एकदम अच्छे से याद करेंगे। वहां क्या होता है, जितना बार आप पढ़ेंगे उतना बार आपको नवीनता नजर आएगा, उसमें नया नया चीज आपको सीखने को मिलेगा। तो उसको कोशिश कीजिए आप एक बार डेली पढ़ने का, जितना टाइम लगे, 1 घंटा टाइम लगेगा, लेकिन वहां से उतने में दोस्तों 2 या 3 पेज का है भारत का स्वतंत्रता संग्राम, उतने में आपको 5 से 6 क्वेश्चन पूछ दिया जाता है दोस्तों। तो उसको आप लोग अच्छे से जो है, उसमें कंफ्यूजन होता है, डेट में, ईस्वी में इधर उधर हो जाता है, मिसमैच हो जाता है, उसको आप लोग अच्छे से क्लियर कर लेंगे। उसके बाद यहाँ देखिए कुछ टॉपिक हम लिख के रखे हैं, ये महत्वपूर्ण संगठन व संस्थाएं, इसको आप लोग पढ़ लेंगे। उसके बाद है महत्वपूर्ण घटनाएं व आंदोलन, ये भी आप पढ़ लेंगे। पत्र पत्रिकाएं तथा पुस्तकें, ये सब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित है दोस्तों, इस सब से क्वेश्चन जो है बनता है और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था, बहुत सारा महत्वपूर्ण अधिवेशन में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया था, उसको भी आप लोग अच्छे से देख लेंगे। उसके बाद उपाधि, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के समय में बहुत सारा उपाधि जो है दिया गया था, तो कौन सा उपाधि किसको दिया गया था और कौन दिए थे, ये भी आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे। फिर सामाजिक सुधार अधिनियम जो कुछ बने, वो किस वायसराय के समय में बने और किसके मतलब प्रयास से बने, ये आप लोग अच्छे से देख लेंगे। तो ये सब जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, इसको आप लोग बहुत अच्छे से याद कर लेंगे। यदि इतना कवर कर लेंगे दोस्तों, तो मैं समझता हूं यदि 16-17 प्रश्न हिस्ट्री में पूछे जाएंगे, तो उसमें से मैक्सिमम प्रश्न जो है वो आप डील करके आएंगे। इसके बाद हिस्ट्री के बाद दोस्तों मैं पॉलिटी का वीडियो लाऊंगा, और पॉलिटी में भी ऐसे ही कुछ सिलेक्टेड टॉपिक लेके आऊंगा जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। पॉलिटी में भी आपका 10 से 12 प्रश्न पीटी में पूछा जाता है, समझ गए दोस्तों। तो अगला वीडियो जो आने वाला है वो पॉलिटी का आने वाला है, मैं इसका पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, और उसका लिंक भी आपको दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और जो अभी लिख रहे थे, नोट्स बना रहे थे, उनके लिए तो खैर उससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो भी बहुत लंबा हो गया है, तो आप लोग जरूर वीडियो को अंत तक देखेंगे और बहुत फायदा होगा दोस्तों, बहुत आप मोटिवेट होंगे। लास्ट समय में जो है बहुत लड़के जो है ऊहापोह में रहते हैं, मैं खुद ऊहापोह में रहता था, पूरा पढ़ता था, जब एग्जाम का 10 दिन 15 दिन बच जाता था तो समझ में ही नहीं आता था कि अब क्या पढ़ें, अब क्या करें, पूरा मन परेशान रहता था। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, यदि आप परेशान हैं तो आपकी रिजल्ट पक्की है, आपकी तैयारी कंप्लीट है, और आप जो है इस बार दरोगा बनने जा रहे हैं, आपके कंधे पे डबल स्टार लगेगा और आप भी इस भवन में आएंगे, प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।